नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं कि चाइल्डहुड ऑफ ग्रोइंग अप में से निकल के आता है, जो कि बीएड के प्रथम ईयर और साथ ही साथ सीटीईटी के एग्जामिनेशन और टीईटी के एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इससे निकल के आता है विभिन्न पॉइंट। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है उसको हमने समझ लिया था पिछले वीडियो में। जो आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं के बारे में हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। इसमें कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। ये कह रहा है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषताएं बताई है। इसके जो अनेक विशेषताएं बताई है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है, देख सकते हैं। पहला निकल के आता है बालकों को समझना, और दूसरा निकल के आता है शिक्षण विधि, तीसरा निकल के आता है मूल्यांकन और परीक्षण किस तरीके के होने चाहिए ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। और देख सकते हैं ये विशेषता है, और इसकी जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये पाठ्यक्रम, इसका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पाठ्यक्रम भी एक विशेषता निकल के आता है। उसके बाद है व्यवस्थापन एवं अनुशासन, व्यवस्थापन एवं अनुशासन। और इसके बाद है छठा पॉइंट, देख सकते हैं आप, है ये प्रयोग एवं अनुसंधान। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट विशेषताएं हैं कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। अब देखेंगे एक एक करके कि इस पॉइंट को समझेंगे एक एक करके कि क्या है इसके रिगार्डिंग, जो क्या बात बताई गई है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। अब देखेंगे इसमें बालक को समझना। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें बालक को समझने के लिए शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, देख सकते हैं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अब बालकों को जो समझना है, ये चीज को लेकर अगर हम देखते हैं तो हमें जो है कि किस चीज का, तो मानसिक स्तर, उसके जो आधार है, उसकी आवश्यकता, रुचि, योग्यताओं, देख सकते हैं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही बालक के व्यवहार में परिमार्जित करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो बालक के व्यवहार जो है उसको परिमार्जित करना, उसको मॉडिफाई करना, देख सकते हैं। अतः शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होती है। शिक्षा क्या है, तो बालक के मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। अब देखते हैं, देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है उसी में से कि बालक जो कुछ सीखता है उसकी आवश्यकताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में से अधिकतर ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता स्कूल में पूरी नहीं होती है, इसीलिए स्कूल से भाग जाते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चे अक्सर स्कूल से क्यों भाग जाते हैं, तो इसका आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं कि बालक कुछ सीखता है, उससे उसकी आवश्यकताओं का विशिष्ट घनत्व होता है, संबंध होता है, विशिष्ट घनिष्ठ संबंध होता है। और स्कूल में पिछड़े हुए और समस्याग्रस्त बालकों में अधिकतर ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकताओं की स्कूल में पूर्ति नहीं होने के कारण उस व्यक्तियों के जो, उस बच्चा के जो आवश्यकता है, उसकी जो रुचि है, उसका अगर पूर्ति नहीं होता है किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, तो वह स्कूल से भाग जाते हैं। परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जान जाता है कि इनके दोष का मूल निराकरण जो है, मूल कारण या निराकरण समझे, उसकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में किन्हीं, देख सकते हैं, में ही किन्हीं कहीं ना कहीं है। देख सकते हैं कि उसकी जो आवश्यकता है, उसका जो मूल कारण है, क्या हो सकता है, तो शारीरिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में कहीं ना कहीं है। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि बालक मनोविज्ञान शिक्षक को, देख सकते हैं, बाल मनोविज्ञान जो है शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेदों से परिचित कराता है। किससे, तो व्यक्तिगत भेदों, यानी उसके व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में परिचित कराता है।
और यह बताता है कि उनमें रुचि, स्वभाव तथा बुद्धि आदि के दृष्टि से देख सकते हैं विभिन्नता पाई जाती है। अतः कुशल शिक्षक मंदबुद्धि, समान बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि देख सकते हैं कुशाग्र बुद्धि बालक में भेद करके उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने में शिक्षक को बालक और समाज की आवश्यकताओं में समन्वय करना होता है। तभी जाके आप बालक में बाल मनोविज्ञान को समझ पाएंगे और इसके रिगार्डिंग आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, वो है शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि में देखें तो शिक्षक जो है कि शिक्षा शास्त्र शिक्षक को बताता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए, परंतु वास्तविक समस्या यह है कि पढ़ाया कैसे जाए। और इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें कि बाल मनोविज्ञान शिक्षक की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम शिक्षा शास्त्र के करके हम बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षक की सहायता करते हैं। देख सकते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया है। क्या है तो सीखने की प्रक्रिया विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, रुकावटों, सीखने का वक्र तथा प्रशिक्षण देख सकते हैं संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। इनके ज्ञान से शिक्षक बालकों को सिखाने में सहायता करता है। अब देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान जो प्रक्रिया है, बाल मनोविज्ञान की सीखने की जो प्रक्रिया है, विधियां महत्वपूर्ण कारक है, लाभदायक है। देख सकते हैं ये कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया है ये लाभदायक है इसलिए क्योंकि बच्चे में देख सकते हैं आप, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और तो यहाँ जानेंगे हम कि इन जो तत्वों को हम समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तो ये प्रक्रिया जो सीखने की प्रक्रिया है उसकी जो विधि महत्वपूर्ण है, किस विधि से हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उनमें जो सिखा रहे हैं उसमें क्या क्या रुकावट आ रही है, इसके लिए हमें जो सीखने का वक्र है, सीखने का जो ग्राफ है उसको जानना होगा, साथ ही साथ उसका प्रशिक्षण लेना होगा और उसके सहारे हम बच्चे को सिखा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की विधियां का भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है और उनमें सुधार के उपाय को बतलाता है। बच्चे में किस तरीके की सुधार करना है उसके उपाय को शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण जो है ये बताता है। अब बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि के प्रयोग में लाते समय बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। किसको? तो बाल मनोविज्ञान को ही आधार बनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इसमें से कि मूल्यांकन और परीक्षण। देख सकते हैं शिक्षण से ही शिक्षक देख सकते हैं शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं होती, उस बालक के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण यानी इवैल्यूएशन एंड टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में आप जानेंगे कि शिक्षक को मूल्यांकन और परीक्षण दोनों करने होते हैं, जिससे कि यह जान सके कि बालक में कितना ज्ञान हुआ है और कितना विकास हुआ है। देख सकते हैं उसका मूल्यांकन करना होता है और परीक्षण करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में से निकल के आता है मूल्यांकन और परीक्षण में से कि मूल्यांकन से परीक्षार्थी को उन्नति का पता चलता है। किससे? तो मूल्यांकन से परीक्षार्थी को उन्नति का पता चलता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कितनी प्रगति हासिल की है, उन्होंने कितनी प्रगति हासिल की है। मूल्यांकन की जो परीक्षार्थी को उन्नति का पता चलता है, साथ ही साथ प्रक्रिया में शिक्षार्थी के बार बार यह जान चाहते हैं कि उन्हें कितने प्रगति हासिल की है और यदि उन्हें सफलता अथवा असफलता मिली है तो क्यों और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को मापों की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षणों और मापों की आवश्यकता
पड़ती है। अब देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इसी में से कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है। तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा हुआ है कि वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई पर जोर दिया जाता है। किस पे जोर दिया जाता है? सीसीई पर जोर दिया जाता है। देख सकते हैं सतत प्रणाली जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन देख सकते हैं पर जोर दिया जाता है, जो बालकों के इस प्रकार के तनाव एवं दुश्चिंता को दूर करने में सहायक साबित होता है। अब देखिए तो आपको पूछा जा सकता है छोटे से टिप्पणी लिखने के लिए बीएड के एग्जामिनेशन में मूल्यांकन को लेकर के, तो आप ये लिख सकते हैं आसानी से, इसको पॉइंट बना के 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं और अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे के विकास प्रक्रिया में दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। यह उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक मूल्यांकन से देख सकते हैं व्यापक रूप से सीखने मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। किस पे? तो व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के ज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कि संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है। और जाने इसके बारे में कि शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है। शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में यह जो फैली हुई है, यानी कि पूरे अवधि शैक्षिक सत्र जितने होते हैं उन सभी पूरे क्षेत्र में सत्रों में आपको कई तरह के एग्जामिनेशन ये लिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतराल का अनुदान, सुधारात्मक उपाय का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। तो हम इस पॉइंट के अंतर्गत समझे कि साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि, जिसको बोलते हैं फीडबैक का हिंदी प्रतिपुष्टि, से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सुधार कराया जा सकता है, सुधारात्मक उपाय किया जा सकता है। अब देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इसमें से कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक देखिएगा, कि दूसरा पद व्यापक का अर्थ है। देख सकते हैं दूसरा पद जो व्यापक है उसका अर्थ है कि शैक्षिक सत्र में शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने, योजना, सूची चुकी क्षमता एवं मनोवृत्ति और सोच देख सकते हैं और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती है। इसलिए उन्हें उन पद को जैसे कहते हैं उन्हें पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है, उसे परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों, और यह सीखने के क्षेत्र में छात्रों के विकास मूल्यांकन पर लक्षित होता है, जैसे कि ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता इत्यादि आपको देखने को मिल सकते हैं व्यापक का अर्थ में। अब जानेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होता है। अब पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। इसी के अंतर्गत जो आता है कि पाठ्यक्रम, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा में किस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये भी इसका एक विशेषता के रूप में निकल के आता है कि समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम का विकास कराया जाता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणा, मूल्यों, सीखने के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर भी किया जाता है। अब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम बनाने के लिए शिक्षक का यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षार्थी की और समाज की आवश्यकताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण होती है। कौन सी? सीखने की कौन सी क्रियाएं से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण
पूर्ण हो सकती है। ये चीज की ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न विभिन्न देख सकते हैं परिस्थितियों में तथा विभिन्न स्तरों पर कुछ सीखने की क्रियाएं वांछनीय हो सकती है और कुछ अवांछनीय हो सकती है। यह निश्चित कराने में शिक्षक को विकास देख सकते हैं शिक्षक को विकास विभिन्न स्थितियों का मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। इस तरह बाल केंद्रित शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं एक सुनिश्चित मनोवैज्ञानिक आधार पर पठित होता है स्थापित होता है। देख सकते हैं इस तरीके से इसका नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि व्यवस्थापन एवं अनुशासन। व्यवस्थापन एवं अनुशासन में समझेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत वह विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था यानी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बनाए रखने देख सकते हैं बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए कभी कभी कुछ शरारती बालक में अच्छे समायोजक के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को उन्हें दबाने की स्थान पर उन्हें प्रोत्साहित करने के बारे में सोचना पड़ता है। अब देख सकते हैं इस अनुशासन और व्यवस्थापन में किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है बाल केंद्रित शिक्षा में, इस पॉइंट को समझ रहे हैं हम। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है बाल मनोविज्ञान ही शिक्षक को बतलाता है कि एक ही व्यवहार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि व्यवहार जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के कारण हो सकता है। शिक्षक को उनके असली प्रेरक कारणों का पता लगाकर उसके अनुकूल व्यवहार करना होता है ये विशेषता निकल के आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है कि प्रयोग एवं अनुसंधान में कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान यानी प्रैक्टिकल एंड रिसर्च देख सकते हैं प्रैक्टिकल एंड रिसर्च की ओर उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है देख सकते हैं नई नई परिस्थितियों में नई नई समस्याओं को सुलझाने के लिए शिक्षक को स्वयं प्रयोग करते रहना चाहिए। इसमें कि उससे निकलने निष्कर्ष का उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी का कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधान जो नए तथ्यों देख सकते हैं प्रकाश में आते हैं उनकी जांच करने के लिए भी शिक्षक को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। अब देख सकते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। देख सकते हैं कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण करने में भी सहायता होता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने एवं उसका निराकरण करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का ही सहारा लिया जाता है। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स था। इसके बारे में हम जाने इसके विशेषता के बारे में हम जाने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता के बारे में हम जाने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।